हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व करने वाले होंगे और याद रखेंगे आज प्रश्न आपके कम होंगे लेकिन प्रश्न बहुत ही शानदार हैं और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आपकी क्लासेस जो हैं वो थोड़ी शॉर्ट होंगी ताकि आप लोग बोर ना हो और जब भी आप लोग को समय मिले आप लोग क्लास देख लें, रिविज़न कर लें। क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती है तो आप लोग छूट जाता है तो बाद में रिविज़न नहीं करते। इसलिए आप लोगों को अब कई क्लासेस मिलेंगी लेकिन छोटे छोटे पार्ट में मिलेंगी जिसको आप जल्दी जल्दी देख करके ख़त्म कर सकते हैं और बोर नहीं होंगे और रिवीजन भी करते रहेंगे। क्योंकि आप लोग हम लोगों की एक एक घंटे की क्लास को रिवीजन नहीं करते, इसलिए अब हम लोग छोटे छोटे क्लास बनाएंगे। आप लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। तो चलिए बच्चा लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। और आज आपका पहला प्रश्न है, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। पोषण की दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं? स्वापोषी, परपोषी, मृतोपजीवी या आपके विषमपोषी। फटाफट उत्तर दीजिएगा। सब कुछ पढ़ा हुआ है आपका और आप सभी को पता है कि जो पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं वो होते हैं आपके मृतोपजीवी। ये मृतोपजीवी क्यों है? क्योंकि ये जीवों और पादपों के जो पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, इन्हीं के मृत शरीर को तोड़ते हैं, उसको कार्बनिक से अकार्बनिक में, जटिल से सरल में, ठोस से लिक्विड में बदलने का काम करते हैं और मिट्टी में उसको मिलाने का काम करते हैं और उससे लिक्विड फॉर्म में भोजन प्राप्त करते हैं। इनकी वजह से पोषण का चक्रण होता है, मिट्टी में जीवाश्म मिलते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है और उत्पादन का काम चलता रहता है और पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो इन्हीं के काम की वजह से मेंटेन रहता है। अगर ये एक दिन की भी छुट्टी ले ले तो पूरी की पूरी जो आपकी कायनात है उसमें हाहाकार मच जाएगा। यानी कि ये बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। याद रखेंगे, आपके क्या हो जाएंगे? मृतोपजीवी हो जाएंगे। और इसमें क्या क्या है? आपके अपघटक में मृतोपजीवी है और उसमें आपके आते हैं कवक और बैक्टीरिया। अगला देखिए, कौन है जो आपके उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते? इसमें से कौन से हैं जो उपभोक्ता नहीं हैं? पहला कह रहा है शाकाहारी, दूसरा कह रहा है परजीवी, तीसरा कह रहा है मृतोपजीवी और चौथा कह रहा है इनमें से सभी। ध्यान से उत्तर दीजिएगा। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन नहीं आता है? आप सभी को पता होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, मैंने आपको बताया था कि पहले स्तर पे आपके होते हैं घास जिनको कहते हैं उत्पादक। इसके बाद आपके आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद आपके आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद आपके आते हैं तृतीयक उपभोक्ता और लास्ट में आपके आते हैं मृतोपजीवी। और ये मृतोपजीवी क्या हो गए? ये उपभोक्ता नहीं है क्योंकि तीन ही उपभोक्ता हैं। प्राथमिक मतलब शाकाहारी, द्वितीयक मतलब मांसाहारी, तृतीयक मतलब सर्वाहारी या सर्वोच्च। तो आपका उपभोक्ता तीन हो गए। तो ये आपका जो मृतोपजीवी है ये इन सभी के मृत शरीर को तोड़ने फोड़ने का काम करता है। इन सभी के शरीर के पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में बांट के मिट्टी में मिलाता है। इनके शरीर के कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक में बदलता है। इनके शरीर के जटिल पदार्थ को सरल में बदलने का काम करता है। तो इन सभी को जो मिट्टी में मिला रहा है वो है मृतोपजीवी, जिसको कहते हैं अपघटक। याद रखिएगा, उनको अपमार्जक भी कहते हैं, जिसमें आपके आते हैं बैक्टीरिया और कवक। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है बच्चा लोग। याद रखिएगा, उपभोक्ता के अंतर्गत मृतोपजीवी नहीं आते हैं। शाकाहारी मैंने आपको बताया है कि जो साग को खाते हैं। परजीवी मतलब जो दूसरों पर अपने चीज़ों के लिए, भोजन के लिए निर्भर होते हैं, उनको परजीवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए और मेढक होते हैं। एक तालाब है, तालाब में बड़ी मछलियाँ हैं, उसमें कछुए भी हैं और उसमें मेढक भी हैं। ये क्या होंगे? पहला कह रहा उत्पादक होंगे, दूसरा कह रहा अपघटक होंगे, तीसरा कह रहा प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता होंगे और चौथा कह रहा द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता होंगे। फटाफट जवाब दीजिएगा बच्चा लोग। बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने ये सारी चीज़ें, तो गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप लोग, मैं ऐसा उम्मीद करूँगी। क्योंकि ये बहुत ही मैंने बहुत क्लियर कट चीज़ों को बताया है, बहुत ही विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को प्रदान किया है। तो क्या हो जाएंगे आपके? अभी हमने कहा कि आपके सबसे पहले होते हैं उत्पादक, उनके जो ऊपर निर्भर होते वो होते हैं शाकाहारी, जिनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं।
उन शाकाहारियों को जो खाते हैं वो होते हैं मांसाहारी, जिनको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, और लास्ट में शीर्ष उपभोक्ता आते हैं। तो आपकी जो बड़ी मछलियाँ कछुए और मेढक हैं किसको खाते हैं? जो इन घास को, जो इन पत्तों को खाते हैं उनको खाते हैं ये लोग। यानी कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं, छोटी मछलियाँ क्या खाती हैं? घास खाती हैं। तो छोटी मछलियाँ क्या हो गई? प्राथमिक मतलब उपभोक्ता हो गई। कछुआ भी छोटी कीटों को खाएगा, मेढक भी छोटे कीटों को खाएगा, तो ये सब क्या हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता। इन सबको जो खाएगा वो क्या हो जाएगा? द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम से करेक्ट है। अगला देखिए, जैवमंडल आपका जो है इसमें आपका जल आता है, वायु आता है और थल आता है, या इसको आप स्थल भी कह सकते हैं। थल कहिए या इसको आप स्थल भी कह सकते हैं। कह रहा है आपका जयमंडल जिसमें जल, वायु और स्थल है, इसके कितने क्षेत्र को लेकर के हम जयमंडल का निर्माण करते हैं? आपको बताना है। पहला कह रहा है 1.4 किलोमीटर को लेकर के जयमंडल बनता है। दूसरा कह रहा है 22 से 30 किलोमीटर जल, वायु और स्थल के इलाके को लेकर हम जयमंडल का निर्माण करते हैं। तीसरा कह रहा है 114 किलोमीटर इलाके को लेकर के हम जयमंडल का निर्माण करते हैं। और चौथा कह रहा है 11.4 किलोमीटर के इलाके को हम लेते हैं और फिर जयमंडल का निर्माण करते हैं। आपको बताना है जल, वायु और थल के कितने इलाके को लेकर के जयमंडल का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। 22 से 30 किलोमीटर इलाका जल, वायु और स्थल का लेके आपके जयमंडल का निर्माण होता है। मान लीजिए जल मंडल है, ये वायुमंडल है, ये स्थल मंडल है, तो इन तीनों का 22 से 30 किलोमीटर इलाका ले लेंगे और यही आपका हो जाएगा जयमंडल। मैंने आप लोग को बताया था तीनों मंडल के उस पतली छिछली परत को लेते हैं जिसमें जीव पाए जाते हैं, जिसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें जीव पाए जाते हैं, उसी इलाके को मिला के बनता है जैव मंडल, जो कि नाम ही देखिए है जैव मंडल। विश्व के सभी भवन पारितंत्र के संघटक होते हैं। आपको बताना है कि विश्व में जितने प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं उनको मिला के क्या बनता है। विश्व में जितने प्रकार के पारितंत्र मिलते हैं उनको मिला के क्या बनता है? जयमंडल बनता है, वायुमंडल बनता है, स्थल मंडल बनता है, या आयन मंडल बनता है। और आप सभी को पता है बिकॉज ये बहुत आसान है। फटाफट उत्तर दीजिए बच्चा लोग। तो क्या सही हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया 3 तरह के मंडल होते हैं, एक आपका जल, एक आपका वायु और एक आपका स्थल। इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? जैव मंडल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? आप अपने घर में अगर साज सज्जा के लिए कोई कृत्रिम पारितंत्र को रख रहे हैं तो वो कृत्रिम पारितंत्र क्या कहलाएगा जो आपके घर को सजाने का काम करेगा? पहला कह रहा है हर्बेरियम, दूसरा कह रहा है इक्विवेरियम, तीसरा कह रहा है हाइड्रोपोनिक्स और चौथा कह रहा है वीडियोकॉन। क्या है जो सही हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा। एक कृत्रिम पारितंत्र जो अपने घर की साज सज्जा या सजावट के लिए आप उपयोग में लाते हैं वो क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सभी को पता होगा, आपने हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, घरों में आपने देखा होगा बड़े बड़े शीशे के जार में खूबसूरत मछलियाँ, कछुए, समुद्री जीव, वनस्पतियाँ रखे जाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? जो कृत्रिम पारितंत्र की तरह होता है और उसको हम कहते हैं एक्विबेरियम। एक्विबेरियम कहते हैं बच्चा लोग। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है। आप सभी को पता है अंतरिक्ष यान ऐसा यान है जिसमें मानव जाकर के अंतरिक्ष में रहता है। तो उस अंतरिक्ष यान का जो पारितंत्र है वो कैसा पारितंत्र है? वो स्वनियंत्रित पारितंत्र है या कृत्रिम पारितंत्र है या जलीय पारितंत्र है या अंतरिक्षीय पारितंत्र है? फटाफट बताएंगे कि जो आपका यान होता है अंतरिक्ष वाला, उसका जो पारितंत्र होता है वो किस तरह का पारितंत्र होता है। बहुत ही आसान और एकदम कॉमन सेंस का प्रश्न है और आप सभी को उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष यान के अंदर का जो पारितंत्र है वो मानव ने अपने लिए अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी जो है एक तरीके से ये परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बनाया है। तो कैसा होगा? कृत्रिम पारितंत्र होगा। जलीय तो होगा नहीं, स्वनियंत्रित तो होगा नहीं, अंतरिक्ष का कोई पारितंत्र होता नहीं है। तो आपका केवल और केवल दूसरा सही है, जो कि मानव स्थलीय पारितंत्र या कहिए कि भूमि के पारितंत्र पे रहता है और वो वैसा ही पारितंत्र अपने लिए डेवलप करता है।
पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है? अगर आप पर्यावरण में किसी भी तरह का अवांछनीय परिवर्तन करेंगे तो कौन सा संकट उत्पन्न होगा? पहला कह रहा है पारितंत्र संकट, दूसरा कह रहा है पारिस्थितिकी संकट, तीसरा कह रहा है विलुप्त संकट और चौथा कह रहा है जैव संकट। फटाफट जवाब देंगे। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने पे कौन सा संकट उत्पन्न होता है जो आजकल हो रहा है? और ये आपके लिए काफ़ी आसान है, मैंने आप लोगों को बताया है ये सारी चीज़ें कि अगर आप पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसके साथ अवांछनीय काम करेंगे तो आपके यहाँ कौन सा संकट डेवलप होगा? पारिस्थितिकी संकट डेवलप हो जाएगा। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, मानव निर्मित इसमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है? वेरी वेरी इजी और आप सभी को पता है। वन पारितंत्र, फसल पारितंत्र, घास स्थल पारितंत्र या लवणीय पारितंत्र। तो इसमें तो कोई दम नहीं, ये उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है कि जो मानव निर्मित है वो है आपका फसल पारितंत्र। फसल जो हम खेत में उगाते हैं ये मानव के द्वारा निर्मित पारितंत्र है। बाकी जो पारितंत्र हैं ये नेचर के द्वारा बनाया जाता है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सभी को पता है कि प्रकृति में मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है? उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है या सूर्य है? तो इस प्रश्न में भी कोई दम नहीं है। आप सभी को पता है कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है इसको सबसे ज़्यादा या जो सबसे बेहतरीन ऊर्जा हमें मिलती है वो मिलती है सूर्य से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मिला करके सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है। बाकी भूतापीय ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा और अन्य तरह की नई नई ऊर्जा का तलाश वैज्ञानिकों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं वो हैं आपके सूर्य। अगला प्रश्न देखिए, जीवाणु एक्टिनोमाइसिटिक और कवक को क्या कहते हैं? जीवाणु एक्टिनोमाइसिट्स और कवक को हम क्या कहते हैं? भक्षपोषी कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, अपघटक कहते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। आप सभी को पता है, एकदम कॉमन सेंस का है और आपका पढ़ा हुआ है, कोई दम नहीं है इस प्रश्न में। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। रोज़ रोज़ इस बात को मैं आप लोगों को बार बार याद दिलाती हूँ कि आपके जीवाणु और कवक क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं अपघटक। ये दोनों मिल कर के ही बाकी के लोगों का अपघटन करते हैं, चाहे वो प्राथमिक उपभोक्ता हो या भक्षपोषी हो या सर्वाहारी हो या प्लांट हो। इन सब को तोड़ फोड़ करके मिट्टी में मिलाने का जो काम करते हैं वो करते हैं कवक और वायरस। और ये दोनों क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है। पारितंत्र में जो जैविक और अजैविक घटकों के बीच की योजक कड़ी है इसको हम क्या कहते हैं? अस्थायी अवस्था कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं या पोषण रीति कहते हैं या आपका जैव संरचना कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चा लोग? पारितंत्र में जैविक व अजैविक घटकों के मध्य की जो योजन कड़ी है उसको क्या कहते हैं? पहला है अस्थायी अवस्था, दूसरा है खाद्य जाल, तीसरा है जैव संरचना और चौथा है पोषण रीति। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा आपका? जैव संरचना कहते हैं, जैव संरचना कहते हैं। पोषण रीति तो नहीं होगा, खाद्य जाल तो नहीं होगा, खाद्य जाल में तो आपके केवल जैविक संघटक आते हैं। अस्थायी अवस्था ये तो कोई मतलब ही नहीं है, जैव संरचना होगा। जैव संरचना में आपके अजैविक घटकों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन दोनों के मध्य की योजक कड़ी को जैव संरचना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? हमारे यहाँ जो पारिस्थितिकी असंतुलन हो रहा है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? अभी आपने देखा था जब हम पर्यावरण के साथ अवांछनीय काम करते हैं तो पारिस्थितिकी असंतुलन होता है। और पर्यावरण के साथ अवांछनीय काम हम किसके द्वारा करेंगे? वनोन्मूलन के द्वारा, मरुस्थलीकरण के द्वारा, बाढ़ एवं अकाल द्वारा या वर्षा में परिवर्तन के द्वारा। तो आप सभी को पता है सबसे जो सटीक उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वनोन्मूलन से मरुस्थलीकरण भी होता है, वनोन्मूलन से बाढ़ और अकाल भी आते हैं और वनोन्मूलन से अप्रत्यक्ष रूप से वर्षा भी प्रभावित होता है, क्योंकि जो वर्षा होती है उसको बहने से रोकते हैं प्लांट, उसको ज़मीन के अंदर पकड़ के ले जाते हैं प्लांट, ये सारा काम प्लांट करते हैं। तो ये सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं वनोन्मूलन से ही प्रभावित है।
तो आपका जो वनोन्मूलन है ये सबसे ज़्यादा घातक है आपके पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए। तो इसलिए ये चीज़ याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर जो है सर्प को खाता है, यहाँ पे होगा सर्प। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर क्या होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप लोगों को इसका उत्तर देना है बच्चा लोग। कह रहा है कि प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं और जो आपके मतलब मोर हैं ये सर्पों को खाते हैं, तो मोर क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता होगा, प्राथमिक अपघटक होगा, पादपों का अंतिम अपघटक होगा या खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता होगा? तो कोई दम नहीं है, बहुत अच्छे से खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला पढ़ाई हूँ कि सबसे पहले मैंने कहा था होते हैं उत्पादक यानी कि प्लांट। ये आपके क्या हो गए? ये हो गए उत्पादक। इनके ऊपर जो निर्भर होते हैं वो होते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता। इनके ऊपर जो निर्भर होते हैं वो होते हैं आपके द्वितीयक उपभोक्ता। इनके ऊपर जो निर्भर होते हैं वो होते हैं आपके तृतीयक, या इन्हीं को हम कहते हैं सर्वोच्च। तो आपका क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा, क्योंकि घास को खाया कीट ने, कीट को खाया सांप ने, और सांप को कौन खा रहा है? मोर। तो देखिए कहाँ पहुँच गया? शीर्ष पे पहुँच गया। उत्पादक, उसके बाद कीट, उसके बाद सांप, उसके बाद आपका मोर। यानी कि ये कहाँ होगा? खाद्य स्तूप में शीर्ष का उपभोक्ता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है मृत पोषणी झील का उदाहरण है। मृत पोषणी यानी कि ऐसा जो झील जो मृत हो चुका है, ऐसे झील का उदाहरण कौन सा है? आपके सामने है ऑप्शन। पहला कह रहा है कश्मीर का डल झील, दूसरा कह रहा है उड़ीसा का चिल्का झील, तीसरा कह रहा है राजस्थान का सांबर झील, और चौथा कह रहा है दक्षिण भारत का ऊटी झील। आपके हिसाब से कौन सा झील है जो कि आपका मृतपोषी झील का उदाहरण है? फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा झील है जो मृतपोषी झील है। तो याद रखेंगे राजस्थान का जो सांभर झील है ये मृतपोषी झील है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नमकीन है, बहुत ज़्यादा खारा है, और बहुत ज़्यादा खारा और नमकीन होने की वजह से ये मृतपोषी हो गया है। राजस्थान के सबसे ज़्यादा जो नमक का सप्लाई है, जो डिमांड है, जो आपूर्ति है, इसी झील से होता है। यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे नमक बनाया जाता है, इतना नमकीन पानी है, तो निश्चित उसमें कैसे जीव डेवलप करेंगे? इसीलिए इसको मृतपोषी कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मृत सागर का या डेड सी का। क्यों कहते हैं मृत सागर या डेड सी? क्योंकि उसमें कोई भी जीव या पादप नहीं डेवलप करते हैं। ऐसे ही आपका ये झील भी हो गया है, मृतपोषी हो गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित जलवायवीय कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालेगा? आपके सामने जलवायवीय कारक हैं जो आपके जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। इनमें से कौन है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र पे सबसे कम प्रभाव डालेगा? पहला कह रहा है तापक्रम परिवर्तन यानी कि टेम्परेचर का परिवर्तन, दूसरा कह रहा है पवन यानी कि हवाएं, तीसरा कह रहा है सूर्य प्रकाश की दशाएं यानी कि सूर्य का प्रकाश कैसा है, कम है, ज़्यादा है, और चौथा कह रहा है जल की पर्याप्तता यानी कि जल का मतलब बहुत ज़्यादा उपस्थित है, कम उपस्थित है। किसके द्वारा सबसे कम इफेक्ट डाला जाएगा पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पे? आपको उसका नाम बताना है। वेरी वेरी इजी और कॉमन सेंस का है, कम से कम मेरे बच्चों के लिए तो ये प्रश्न बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि कहीं के मौसम, कहीं के जलवायु, कहीं की वनस्पतियों, कहीं के जीवों की उपस्थिति को सबसे ज़्यादा जो निर्धारित करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, वो हैं आपके तापमान और कौन हो जाएंगे? वर्षा। अगर तापमान और वर्षा सबसे लीड रोल में है और तीसरे नंबर पे आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, तो चौथे नंबर पे कौन आ गया? वायु। यानी कि इन सब में सबसे कम जो प्रभाव किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र पे डालेगा वो है आपका पवन। बाकी ये चीज़ें, ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, और तीसरे नंबर पे सूर्य का प्रकाश। ये तीनों मिल करके ही कहीं की चीज़ों का डेवलपमेंट करते हैं या उसकी उपस्थिति को निर्धारित करते हैं। तो आपका जो पवन है ये सबसे कम निर्धारित करता है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, इसका सबसे कम रोल होता है।
अगला देखिए, नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जाता है। जो नुकीली पत्तियां होती हैं, जिनके जो जड़ होते हैं काफ़ी भेदक यानी कि गहराई तक भेदते हुए चले जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को किस में वर्गीकृत करेंगे। पहला करा मरोदभिद, दूसरा करा आर्द्रताभिद, तीसरा करा समोदभिद, चौथा करा मरुस्थलीय पौधे। फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और पढ़ाई हूँ आप लोगों को कि वो प्लांट जिनकी पत्तियाँ कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, जिनके जड़ स्थल के ऊपर उनके शरीर से भी ज़्यादा लंबे होते हैं और वो नीचे पानी की तलाश में संघर्ष करते हुए बहुत गहराई में चले जाते हैं, वो प्लांट्स आपके कहलाते हैं मरूदभिद, या इन्हीं को हम कहते हैं इंग्लिश में जीरोफाइट। जीरोफाइट या मरूदभिद, इन्हीं की पत्तियां कांटे में रूपांतरित हो जाती हैं और जड़ बहुत गहराई तक पानी की तलाश में चले जाते हैं। अगला देखिए, दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। ये तो बहुत आसान है, आज का सबसे इजी क्वेश्चन। बायोम, बायोटोप या इकोटोन या सियर। तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये आपका घास स्थल पारितंत्र है, दो अलग पारितंत्र होने चाहिए, दो या दो से अधिक आपके अलग पारितंत्र हों, उनके मिलने से आपका क्या बनेगा। मान लीजिए आपका जंगल है या आपका वन है और घास है, ये दोनों मिल गए, तो इस पारितंत्र में देखिए घास भी होगा और वन भी होगा, दोनों का संयोग पाया जाएगा। सबसे ज़्यादा जीव, सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ, सबसे ज़्यादा संख्या, सबसे ज़्यादा विविधता, सबसे ज़्यादा तनाव, सबसे ज़्यादा संघर्ष यहीं देखने को मिलेगा और इसे हम क्या कहते हैं, इकोटोन। इसको हम कहते हैं इकोटोन और हिंदी में कहते हैं इसको संक्रमिका। संक्रमिका या इकोटोन कहते हैं। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र या दो से अधिक भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मिलने से बनता है। अगला कह रहा है, भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है। यानी कि धरती पर सबसे लंबे समय तक किसको, मतलब कौन है जो जीवन को निर्वाहित कर सकता है या जो डेवलप रह सकता है। एकाकी जीव रह सकता है क्या, जीव समुदाय रह सकता है क्या, पारिस्थितिकी तंत्र रहेगा क्या, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिएगा। भूतल पर सबसे दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन की विशेषता किसकी होगी। तो आप सभी को पता होगा, एकदम कॉमन सेंस का है कि धरती पे सबसे लंबे समय तक कौन रह सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र। चूँकि पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक संयोग से बना हुआ है और इन दोनों का जो संयोग है ये सबसे लंबे समय तक अपने आप को स्थिर रखने की विशेषता रखता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही शानदार है और आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसको पढ़ाया भी है। देखते हैं आप लोगों को कुछ याद है या भूल गए हैं। पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता जाता है। पोषण स्तर के साथ जीवों द्वारा कौन से जैविक प्रक्रम के द्वारा ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है, यानी कि क्षय का स्तर बढ़ता चला जाता है। पोषण स्तर के साथ पहला कह रहा प्रकाश संश्लेषण, दूसरा कह रहा श्वसन, तीसरा कह रहा वाष्पोत्सर्जन और चौथा कह रहा प्रजनन। बताएंगे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो आप सभी को बताया था मैंने कि टोटल प्राथमिक उत्पादन में से जब हम श्वसन में खर्च की गई ऊर्जा को घटा देते हैं तो शुद्ध प्राथमिक उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो ऊर्जा का ह्रास होता है वो किसके द्वारा होता है, श्वसन के द्वारा होता है। पोषण स्तर के साथ श्वसन का दर तीव्र होता चला जाता है और ऊर्जा का ह्रास भी बढ़ता चला जाता है। इसीलिए आपका जो श्वसन है यही उत्तरदायी होता है ऊर्जा के क्षय के लिए। प्रकाश संश्लेषण से तो ऊर्जा मिलता है क्योंकि भोजन बनता है। वाष्पोत्सर्जन से तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम किया जाता है। प्रजनन से तो वंश परंपरा को बढ़ाया जाता है। तो ऊर्जा को कौन घटाएगा, श्वसन घटाएगा। जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद आप जो सांस लेते हैं इससे आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो काम करने में यूज़ होती है या नष्ट होती है। तो श्वसन से ऊर्जा नष्ट होती है। देखिए अगला क्वेश्चन,
सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? ये भी पढ़ाई हूँ। देखते हैं क्या उत्तर देंगे आप लोग। आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं सामान्यतया? कह रहा है 2, दूसरे में कह रहा है 3, तीसरे में कह रहा है 4 और चौथे में कह रहा है 5। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। खाद्य जाल में या श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ सामान्यतया पाई जाती हैं? आपके लिए ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ाई हूँ, लेकिन आप लोग इतने अमीर ज़्यादा हैं कि आप लोगों को रिवीजन करना नहीं है, समय से क्लास में उपस्थित होकर प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। बुला बुला के ले आओ, तब आके आप लोग पढ़ते हो। ऐसा लगता है कि मतलब जॉब मिलने के बाद हमारे ऊपर ही एहसान हो जाएगा। मतलब हद ही हो गई है। क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था कि आपके सबसे नीचे होते हैं आपके उत्पादक। उत्पादक के बाद क्या हो जाएंगे? तो उत्पादक के बाद आपके होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद होते हैं आपके द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद होते हैं आपके तृतीयक उपभोक्ता। कितना स्तर हो गया? 1, 2, 3 और 4। इसके बाद आपके अपघटक हो जाएंगे जो कि इसके कड़ी में नहीं आते। वो तो इन सभी को मरने के बाद इनके बॉडी पार्ट को तोड़ने फोड़ने का, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का, कार्बनिक से अकार्बनिक में बदलने का, जटिल से सरल में बदलने का काम करते हैं। तो कितना स्तर हो गया? 4 स्तर हो गया। उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या इसी को सर्वोच्च या शीर्ष भी कहते हैं। अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन होता है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को कौन है जो प्रभावित करता है और नियंत्रित करता है? आज ही की क्लास में ये सारी बातें हुई हैं। पहला कह रहा है ज्वार, दूसरा कह रहा है जलीय प्रवाह, तीसरा कह रहा है जीवाश्म ईंधन और चौथा कह रहा है सौर विकिरण। कौन है जो सबसे ज़्यादा किसी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित और नियंत्रित करेगा? तो आप सभी को पता है वो कौन हो जाएगा। निश्चित ही टेम्परेचर और वर्षा। तो वर्षा तो है नहीं, इसका मतलब कौन हो गया आपका? सौर विकिरण। इसी से आपको मिलता है टेम्परेचर यानी कि ऊर्जा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, स्क्लेरोफाइट शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्क्लेरोफाइट शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है? पहला कह रहा है शाकीय पौधों के लिए, दूसरा कह रहा है झाड़ी पौधों के लिए, तीसरा कह रहा है वृक्ष के लिए, चौथा कह रहा है छायाप्रिय पौधों के लिए। स्क्लेरोफाइट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग? याद रखेंगे, आपका जो सत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, झाड़ी पौधों के लिए किया जाता है स्क्लेरोफाइट शब्द का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब आप लोगों के लिए हम कम प्रश्न रखेंगे। इतना ज़्यादा प्रश्न ढूंढ करके मेहनत करके बनाते हैं, आप लोग समय से आके क्लास नहीं देखते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। इतनी मेहनत हम लोगों को करनी पड़ती है, लेकिन आप लोग उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं। अब हम आप लोगों को छोटी क्लास देंगे ताकि आप लोग क्लास लेने से बोर ना हो और रिवीजन करने से पीछे ना भागें। इतना मेहनत करें, उसका आउटपुट नहीं आएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हमारी मेहनत का। अगर छोटे क्लास होंगे तो आप लोग अगर उस समय नहीं देख पाएंगे तो बाद में रिवीजन भी कर लेंगे। बड़े बड़े क्लास बना देते हैं तो आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। हर तरह से मेहनत करो और आप लोग मेहनत करते नहीं और समझते भी नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं। जो उच्च श्रेणी के मांसाहारी होंगे वो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं। अधिकतम अंश, न्यूनतम अंश, आधा अंश या संपूर्ण अंश। आपको बताना है कि उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का कितना ग्रहण करते हैं। बहुत ही आसान, कॉमन सेंस का और एकदम शानदार और बढ़िया वाला प्रश्न। तो क्या सही हो जाएगा? मैंने आपको कहा था पोषण स्तर के साथ ऊर्जा घटती जाती है, यानी कि जो सबसे उच्च पे होगा, जो सबसे लास्ट पे होगा, उसकी सबसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। 10% का नियम सुना है ना? पहले जो उत्पादक होते हैं उनके पास अगर 1000 कैलोरी हो तो प्राथमिक के पास 100 कैलोरी बचती है, द्वितीय के पास 10 कैलोरी बचती है, तृतीय के पास 1 कैलोरी बचती है। उसके बाद आपका 0 यानी कि 0.1 में हो जाता है। तो सबसे न्यूनतम हो गया ना। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं आज का सबसे लास्ट और सबसे ज़बरदस्त प्रश्न कौन सा है जो सत्य नहीं है।
कह रहा है गुण परिवर्तन की प्रक्रिया उद्भव के मौलिक पदार्थों का सृजन करती है। दूसरा कह रहा है लैंगिक प्रजनन के दौरान अनेक जीन प्रारूपों का उत्पादन होता है। तीसरा कह रहा है प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्कृष्ट जीन प्रारूपों की प्रवृत्ति में या आवृत्ति में वृद्धि होती है। तीसरा कह रहा है सुलभ पर्यावरण में कतिपय जीन प्रारूपों को धारण करने वाले जीव, यहाँ पे है जीन। जीन मतलब आप सभी जानते हैं जो आपके आनुवांशिक को निर्धारित करते हैं, जीन। कह रहा है जीन प्रारूपों को धारण करने वाले अन्य प्रारूप को धारण करने वाले जीवों की तुलना में कम क्षमता वाले होते हैं। आपको बताना है कौन सा है जो सत्य नहीं है, कौन सा है जो सत्य नहीं है। पहला सत्य है क्या, गुण परिवर्तन की प्रक्रिया उद्भव के मौलिक पदार्थों का सृजन करता है। दूसरा लैंगिक प्रजनन के दौरान अनेक जीन प्रारूपों का उत्पादन होता है। तीसरा कह रहा प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्कृष्ट जीन प्रारूपों की आवृत्ति में वृद्धि होती है। चौथा कह रहा सुलभ पर्यावरण में कतिपय जीन प्रारूपों को धारण करने वाले जीव अन्य प्रारूपों को धारण करने वाले जीव की तुलना में कम क्षमता वाले होते हैं। तो जो गलत है वो कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो जीन प्रारूप को धारण करते हैं इनकी क्षमता अन्य प्रारूपों के जीवों से ज़्यादा टिकाऊ, मजबूत और अच्छी होती है। इसीलिए जो जीन वाले जीव होते हैं ये ज़्यादा टिकाऊ होते हैं या इनके जो प्रारूप हैं ये ज़्यादा धारणीय होते हैं। तो इसलिए ये गलत हो गया, उल्टी बात बोल रहा है। बाकी बातें सही हैं आपकी। गुण परिवर्तन की प्रक्रिया उद्भव के मौलिक पदार्थों का सृजन है। लैंगिक प्रजनन के दौरान अनेक जीन प्रारूपों में उत्पादन होता है और आपका प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्कृष्ट जीन प्रारूपों की आवृत्ति में वृद्धि होती है। तो जीन वाले जो जीव होते हैं ये सबसे ज़्यादा टिकाऊ, मजबूत और धारणीय होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सत्य नहीं है। उम्मीद है ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अगर अच्छी लगी है तो समय समय पे पीछे से रिवीजन भी करते रहिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। मेहनत नहीं करेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो बच्चा लोग आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।